बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। आज इससे पहले अगर हम ये रिकॉल कर लें कि इंटेग्रल डोमेन जो है जनरली हम इसे इस तरह से, तो ऑलरेडी हमने ये डिफाइन की थी कि इंटेग्रल डोमेन क्या होती है, कि एक ऐसा कम्यूटेटिव रिंग है अ, इसमें कोई जीरो डिवाइजर नहीं है। मतलब कोई भी आपके पास डी जो है वो इंटेग्रल डोमेन है, कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, और इफ इट हैज नो जीरो डिवाइजर। एंड जीरो डिवाइजर मीन कि कोई ऐसे एलिमेंट इसमें नहीं एग्जिस्ट करते, नॉन जीरो एलिमेंट के उनको मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो जीरो आ जाए। ठीक है, तो हमने इसमें पढ़ा था कि हर फील्ड जो है वो इंटेग्रल डोमेन होती है, लेकिन जो है हर इंटेग्रल डोमेन फील्ड नहीं होती। तो ये जी हमारे पास एक एग्जांपल थी, जी इज एन इंटेग्रल डोमेन, और इस ये जो है वो फील्ड नहीं है, बट जी इज नॉट अ फील्ड। तो आप जी में देखें कि जी जो है, ये जो रिंग ऑफ इंटीजर है, इसमें हर एलिमेंट जो है, हर इंटीजर को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं उसकी। कोई भी अगर हम एलिमेंट लें, जैसे अगर हमारे पास कोई एलिमेंट 6 है तो उसकी ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो हर एलिमेंट की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन ये था कि दिस इज ट्रू फॉर जी। तो हम इसको अगर जनरलाइज कर दें तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास जनरल इंटीग्रल डोमेन हो तो क्या वहाँ पर यूनिक फैक्टराइजेशन जो है अदर देन इंटीजर जो है, क्या वो एग्जिस्ट करती है? तो यहीं से ये जो कॉन्सेप्ट है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का, वो हम जो कॉन्सेप्ट है वो अराइज हुआ। दिस इज बिटवीन 1795 to 1870 by Gabriel लेन। और जब और when he was studying for Maslow's theorem। तो हम खैर वापस अगर आते हैं डेफिनेशंस पर, तो मेन जो हमारे पास मोटिवेशन है इस डेफिनेशन के बिहाइंड वो जी ही है कि जी इंटीग्रल डोमेन है, और उसमें हर इंटीजर जो है उसको उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो हम उस क्वेश्चन को एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इन जनरल जो इंटीग्रल डोमेन है वहाँ पर क्या ऐसा एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट डेफिनेशन जो है वो डिवाइजर्स की है, डिवाइजर की, कि अगर हमारे पास आर जो है कम्यूटेटिव रिंग है with unity। by unity we mean that multiplicative identity जो है आर की एग्जिस्ट करती है, और हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हम कहेंगे अगर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सी इस रिंग आर में, such that b is equal to a into c, then we say a divides b। और हम इसे इस तरह लिखेंगे और ऐसे पढ़ेंगे, a divides b। अगर ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे तो फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे, a does not divide b, और लिखेंगे इसे ऐसे और इस तरह से इसे पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जांपल जो 6 है, दिस कैन बी रिटन एज 2 into 3। तो हम कहेंगे 2 divides 6, सिमिलरली 3 divides 6। तो जब भी जो है हमारे पास एक एलिमेंट हमें मिल जाए जिसको हम मल्टीप्लाई करें इस सी के साथ, तो 6 आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो डिवाइड करता है। तो इसका, तो ये जो दो नंबर्स हैं, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स कहलाते हैं। 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6। तो फैक्टराइजेशन आप उसकी कर सकते हैं।
और इसी तरह से जो ऑलरेडी खैर हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक और हमने डेफिनेशन पढ़ी थी यूनिट की। तो यूनिट क्या होता है किसी भी कम्यूटेटिव रिंग में? वो मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स होता है। यूनिट इन आर रिंग में सॉरी, नॉन जीरो एलिमेंट, अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट is unit if there exists non-zero element in R such that AB is equal to 1. 1 is the unity. तो 1 क्या है? is unity of R. तो दूसरे लफ्जों में यूनिट क्या होगा? कोई भी किसी रिंग में जो यूनिट का मतलब ऐसे एलिमेंट है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर अगर हम जी में ही रहे तो जी जो है इसके जो यूनिट्स है वो क्या होंगे? आर 1 एंड -1। और इसी तरह से अगर हम जो है वो क्यू में है तो क्यू के हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो यूनिट ऑफ क्यू इज होल क्यू एक्सेप्ट जो है अगर उसमें से जीरो निकाल दें तो ऑब्वियसली ये फील्ड है इसलिए। तो ये हमारे पास यूनिट जो है इसकी डेफिनेशन होगी। तो यही से एक और डेफिनेशन जो है वो हम दो एलिमेंट को एसोसिएट करेंगे। तो टू एलिमेंट से ए और बी है हमारे पास रिंग में, आर एसोसिएट इन आर, इनको हम एसोसिएट कर सकते हैं उसी रिंग में इफ देयर एग्जिस्ट, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर हमारे पास कोई यूनिट एग्जिस्ट करता है तो फिर हम कहेंगे यूनिट ऑफ आर। जब भी दो एलिमेंट किसी रिंग में वो एसोसिएट होंगे, अगर हमारे पास एक ऐसा एक यूनिट एग्जिस्ट करता हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एलिमेंट है 26 बिलोंग्स टू, ये इंटीजर है, तो आप 26 जो है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 26 इंटू 1। तो इट मीन के ये जो है वो हमारे पास इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू -26 इंटू -1। तो इट मीन के जो एसोसिएट्स है वो क्या होंगे? वो 26 और 26 आर 26 एंड -26। तो ये दोनों इसके एसोसिएट हो जाए। तो ये जो है डेफिनेशन है कि दो एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे में, रिंग के दो एलिमेंट एसोसिएट होंगे अगर कोई ऐसा यूनिट मिल जाए कि से आप इस तरह से उसको अगर आप एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा एलिमेंट आपके पास आ जाए। सिमिलरली एक और इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो इररिड्यूसिबल की है। तो अ नॉन जीरो एलिमेंट से पी कि नॉन जीरो एलिमेंट है और दिस इज नॉट अ यूनिट, दैट इज नॉट अ यूनिट, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता और ये बिलोंग करता है एक इंटेग्रल डोमेन डी। इसे हम कहेंगे कि ये इररिड्यूसिबल है। Of d if every factorization p is equal to ab has the property that either a is unit or b is unit। तो नॉन जीरो एलिमेंट हो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो यूनिट ना हो तो उसे हम कहेंगे इररिड्यूसिबल, कि उसको आप फैक्टराइज कर सकें
उन दो एलिमेंट में जिनमें से एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अब एक एलिमेंट इरेड्यूसिबल कब नहीं होगा? जब आप उसे ऐसे दो एलिमेंट्स के में फैक्टराइज कर सके जिनमें से कोई एक भी यूनिट नहीं है, कोई एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि अ, जो है जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल 6 जो है ये z का एलिमेंट है, 6 बिलोंग्स टू z। और 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 into 3। तो तो ये देखें तो इसका मतलब कि 6 जो है वो उसकी ये उसमें ना तो 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और ना ही 3 का इन्वर्स करता है। लेकिन ये लेकिन इसमें जरूरी है कि हर जो आपके पास एवरी फैक्टराइजेशन, हर फैक्टराइजेशन जो है उसकी ये प्रॉपर्टी हो। लेकिन 6 की ये को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 into 1। ठीक है। इसी तरह 6 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं -6 into -1। तो इस केस में इसको दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। तो नंबर जो है वो आपका नंबर जो है वो आपका जो भी आप लें वो ऐसा होना चाहिए जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। खैर इन डेफिनेशन को यूज करते हुए हम एक्सरसाइज जो है वो देखते हैं। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 34। तो इन डेफिनेशन को हम समझते हैं। कुछ एक्सरसाइज करते हैं। तो जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि डिटरमिन वेदर whether the element is an irreducible of the indicated domain। indicated domain। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है, उन सब में आपने यही करना है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 5 है, 5 को डिटरमिन करना है इन जी। हमारे पास डोमेन ये है। तो क्या ये जो आपके पास है 5, क्या ये इरिड्यूसिबल है? तो दिस इज इरिड्यूसिबल बिकॉज आप जो है 5 को आप लिख सकते हैं 5 into 1। तो हमारे पास डेफिनेशन क्या थी कि जो एलिमेंट इरिड्यूसिबल क्या होगा? वो एलिमेंट इरिड्यूसिबल होगा कि एवरी फैक्टराइजेशन has the property that either A is a unit or B is a unit। तो यहाँ पर आप देखें 5 की जो फैक्टराइजेशन है वो सिर्फ यही पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि ये एलिमेंट जो है ये जो है वो इरिड्यूसिबल है। तो इसी तरह से जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें -17 है, इसको चेक करना है। तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास इरिड्यूसिबल है क्योंकि -17 की जो हमारे पास पॉसिबल फैक्टराइजेशन है वो ये है। और दूसरी फैक्टराइजेशन क्या है? -17 into 1। तो दोनों केसेस में आप देखें 1 और -1 दोनों आपके पास यूनिट है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 14 लिखा हुआ है कि 14 को बताएं क्या ये इरिड्यूसिबल है? तो ये इरिड्यूसिबल नहीं है क्योंकि 14 की एक फैक्टराइजेशन ये भी है 2 into 7। अब इसमें ना ही 2 का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है ना ही 7 का एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपने ये प्रूव करना हो कि ये एलिमेंट जो है वो इरिड्यूसिबल नहीं है तो उसके लिए इतना काफ़ी है कि कोई एक फैक्टराइजेशन ऐसी ढूंढ लें जिनमें दोनों जो एलिमेंट हैं उनमें से किसी का भी इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हो। तो सेम सेम वे से जो है वो बाकी क्वेश्चंस हैं। इसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में पोलिनोमियल लिखा हुआ है 2x - 10 बिलोंग्स टू। अब ये पोलिनोमियल है g(x) में। तो इसको अगर आप देखें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x - 5। तो ये दोनों ही पोलिनोमियल जो है
इनका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता जी ऑफ एक्स में। तो इट मीन के ये जो है ये ये भी इरेड्यूसिबल नहीं है। लेकिन सेम पोलिनोमियल जो है अगर हम क्यू ऑफ एक्स में ले लें, 2x से के 3 अगर जो है, इसको अगर हमने क्यू ऑफ एक्स में देखेंगे तो क्यू ऑफ एक्स में ये जो है दिस इज इरेड्यूसिबल। और इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चन है वो आपने खुद करने हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही बस आपने ये चेक करना है कि अगर तो उसकी सारी की सारी फैक्टराइजेशन जो है उनमें से कोई भी ऐसी फैक्टराइजेशन ना हो जो कि प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट ऐसे फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखा जा सके जिनमें कोई भी यूनिट ना हो। जैसे यहाँ पर 14 जो है इसको 2 और 7 की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं और दोनों जो है वो यूनिट नहीं है। इसी तरह यहाँ पर ये 2 और x-5 में लिख सकते हैं और दोनों यूनिट नहीं है। 2 जो है उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z में एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह x-5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो z ऑफ x में एग्जिस्ट नहीं करता, दोनों ही यूनिट नहीं। और इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें लिखा हुआ है कि आप इफ पॉसिबल गिव 4 डिफरेंट associates of the element 2x minus 7 polynomial है viewed as an element of z of x। z of x में इसको भी देख सकते हैं, q of x में भी इसको देख सकते हैं, और मतलब ये एलिमेंट इन सब में है, z11 ऑफ x में भी इसे देखा जा सकता है। तो हर केस में आप बताएं। और देखिए अगर आप इसको z ऑफ x में देखें तो z ऑफ x में जो इसकी एसोसिएट, अब अगेन एसोसिएट क्या है, अगेन रिकॉल कर लें कि क्या एसोसिएट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि दो एलिमेंट जो है वो एसोसिएट होंगे कि अगर किसी एक उनमें से किसी एक एलिमेंट को एक यूनिट से मल्टीप्लाई करने से दूसरा एलिमेंट आ जाए। तो अगर ऐसा एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है तो वो एसोसिएट होंगे, अगर ऐसा नहीं करता तो वो फिर वो एसोसिएट नहीं होंगे। तो आपने एसोसिएट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑब्वियसली एक एसोसिएट तो यही है, 2x-7 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2x-7। और इसी तरह इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है -2x+7। तो ये इसका मतलब जो एसोसिएट्स है हमारे पास वो एक तो ये है और दूसरा -2x+7। तो यहाँ पर दो ही एसोसिएट एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह क्यू ऑफ एक्स में अगर आप देखें, अब मतलब ये एलिमेंट क्यू में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब एक तो 2x-7 को आप इसी तरह जैसे ये ऊपर लिखा है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इनमें से एक 1 जो है उसका यूनिट है। तो इसके अलावा भी इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो जैसे सॉरी ये इसको हम अरेंज कर लें, जैसे ये तो इसकी हम जो है वो इस खैर इसमें इसकी तो बहुत सारे एसोसिएट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम देखें तो 2x-7 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x-14। और इसमें इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह से आप x-7/2 है, x-7/2 जो है इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 2x, या इसी को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू 2x-7। तो एक और एसोसिएट आ गया। इसी तरह से जो है वो आप 6x
21 जो है इसको अगर आप 3 से डिवाइड कर दें तो अगेन दिस विल बी इक्वल टू 2x - 7, या दोनों तरीके हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 6x - 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x - 7। तो ये एक और फैक्टराइजेशन है। तो इसी तरीके से जो है -8x +28, इसमें भी आप इसको भी अगर आप देखें तो -4 अगर हम इसमें से कॉमन निकाल लें तो अगेन दिस इज इक्वल टू 2x - 7। और क्योंकि 4 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के एसोसिएट है। इस तरह 2x - 7 और 6x - 21 एक दूसरे के एसोसिएट है, क्योंकि 6x - 21 को आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें से 3 जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो बहुत सारी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। आप बिल्कुल ऐसे ही आपने Z11 के एसोसिएट्स जो है वो निकालने हैं। ठीक है, तो अगेन हम ये कैसे निकाल लेंगे, आपने ऐसा एलिमेंट ढूंढना होगा। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब देखें Z11 में हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि Z11 फील्ड है। तो आपने एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना होगा जो कि 2x - 7 के का मल्टीपल हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। इसी तरह से जो है वो आगे जो क्वेश्चन है फ्रॉम 11 to 13, इसमें कहा गया कि फाइंड ऑल जीसीडीज। आप गिवन एलिमेंट। अब जीसीडी क्या होता है, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। दो चीजें हैं उसमें। तो देखें कि जब आप जीसीडी फाइंड करते हैं तो जीसीडी स्टैंड फॉर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मतलब अगर दो एलिमेंट हैं ए और बी तो इनका जो जीसीडी है उसको हम डी कहते हैं। तो दो चीजें हैं। तो दूसरी पहली चीज क्या है कि डी जो है वो कॉमन डिवाइजर है, वो ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि ये ग्रेटेस्ट है, मतलब अगर कोई और नंबर जो है वो भी ए और बी को डिवाइड कर रहा है तो उनमें से डी जो है वो सबसे बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल जो 2 और 4 है, इसका जो जीसीडी है वो 2 है। इसी तरह से हम अगर 4 और 8 देखें तो अब देखें कि 4 और 8 के जो जीसीडी है वो 4। अब देखें 4 का जो डिवाइजर्स हैं वो क्या है, 1, 2 और 4। और 8 के जो डिवाइजर्स हैं वो क्या है, 1, 2, 4 और 8। अब इसमें कॉमन डिवाइजर 1 भी कॉमन डिवाइजर है, 2 भी कॉमन डिवाइजर है, 4 भी कॉमन डिवाइजर है। जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर है वो जीसीडी होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 to 13 है उसमें 3 नंबर्स हैं, आपने उनका जीसीडी फाइंड आउट करना है। जैसे एक नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में ये दिया गया है 3, 2, 5, 0, 16, 90। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर उनका जीसीडी फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे ये 234 जो है, अगर इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन अगर फाइंड आउट करें तो वो हमारे पास ये आ जाएगी। और इसी तरह से ठीक। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन आ गई, 2 × 3² × 13। इसी तरह से 3250 जो है उसकी फैक्टराइजेशन निकाल लें। तो ये हमारे पास तो सिमिलरली आप ये जो सारे नंबर्स हैं इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करें और फिर उनमें से जो कॉमन डिवाइजर्स हैं वो जो
जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है आप फाइंड आउट कर लेते, सिंपल सा है, आप इसे खुद से ट्राई कीजिएगा। तो 11, 12 और 13 जो है वो तीनों इसी तरीके से होंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर जो है वो आप ये एक्सरसाइज करें, और फिर जो क्वेश्चंस ना हो फिर वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करते हैं।